हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। एक्चुअली कल मैंने आप लोगों को मेंस से संबंधित एक प्रश्न दिया था और बहुत लोगों ने उन्हें लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड भी किया है। काफ़ी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी अच्छा राइटिंग किया है। कुछ लोगों में कुछ हमें त्रुटियाँ दिखाई दिया। चूँकि मैं भी थोड़ा बाहर आया हूँ, मैं अपने पटना से बाहर हूँ, थोड़ा फ़िलहाल बेंगलोर में हूँ। तो इस वजह से आपके द्वारा जो कॉपी भेजी गई है तो मैंने उसे मोबाइल में ही पढ़ के उसे मूल्यांकन किया है। क्योंकि मैं बाहर हूँ तो थोड़ा उसे प्रिंट आउट में करवा करके मूल्यांकन करके आपको नहीं भेज पाया हूँ। तो मैंने मोबाइल में ही आप सारे का आंसर राइटिंग जो कॉपी भेजी गई थी उसे मैं पढ़ा हूँ। और पढ़ने के बाद कई सारे जो सदस्य थे जिन्होंने कॉपी भेजी थी उन्हें मैंने कॉल भी किया और उन्हें जो आवश्यक सुधार की आवश्यकता थी उन्हें मैंने बताया कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करना चाहिए और कैसे प्रश्न में आपने क्या क्या आंसर राइटिंग में आपने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या चीज़ लिखना चाहिए था। तो कुछ सदस्य को मैंने कॉल करके भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ जो बाकी सदस्य हैं तो उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं कि किस तरीके से आपको ये प्रश्न लिखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न मैंने दिया था तो बहुत सारे सदस्य उनमें कुछ त्रुटि किए हैं, तो उनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो आज मैं आपको यह बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और प्रश्न को समझे अच्छे तरीके से आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न यह था कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे और 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न जो था, जो दिया गया प्रश्न था, वो उसमें दो प्रश्न शामिल थे। यानी प्रश्न के जो थे वो दो भाग थे। पहला भाग जो हमारा प्रश्न का था वह कह रहा था कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, यानी कि पहले भाग में आपको 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण को लिखना था और प्रश्न के दूसरे भाग में लिखना था कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही है, उनकी भूमिकाओं पर प्रकाश डालना था। तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप 3-4 लाइन की एक अच्छे तरीके से भूमिका लिखें। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे कि 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह माना जाता है। हालांकि भारतीय जो सैनिक थे, ये भारतीय जो लोग थे, जो जनता थे, उनमें अंग्रेज़ों की नीति के खिलाफ जो है पहले से रोष व्याप्त थी। इन्हीं जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक शोषणकारियाँ नीतियाँ थी, उनके प्रति जो है रोष भारतीय सिपाहियों में पहले से व्याप्त थी। लेकिन नए एनफील्ड की जो घटना सामने आई थी, आप सभी लोग जानते हैं, इस घटना ने इस रोष को और भी बढ़ा दिया। मतलब कह सकते हैं कि एक बारूद की रखी ढेर पर चिंगारी लगाने का काम किया। तो इस तरीके से आप एक भूमिका लिखिए। फिर आप पैराग्राफ चेंज करें और लिखिए कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है। याद रहे दोस्तों, भूमिका आपको 3 से 4 लाइन की ही लिखनी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था वह प्रमुख कारण के बारे में पूछा जा रहा था। ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करें, 3-4 लाइन की भूमिका को लिख करके डायरेक्ट प्रश्न को हिट करें और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। फिर आप एक कॉलम बनाएं 1857 के विद्रोह के कारण, और उसको कॉलम में 4 आप पिलर्स दें। ठीक है। पहले पिलर्स में आप दें राजनीतिक कारण, दूसरे पिलर्स में आप दें सामाजिक कारण, तीसरे पिलर में आप दें आर्थिक कारण और चौथे पिलर में आप दें तत्कालीन कारण। याद है दोस्तों, तत्कालीन कारण को आप बाद में लिखें। कई सारे सदस्य ने क्या किए हैं, ये तत्कालीन कारण पे ही ज़्यादा फोकस दिए। तो तत्कालीन कारण तो आपको लिखना है, लेकिन तत्कालीन कारण से पहले जो 1857 के विद्रोह के पूर्वकालिक कारण थे, जो अंग्रेजों की सामाजिक, आर्थिक, शोषणकारी नीतियाँ थी, उन नीतियों पर प्रकाश डालते हुए हम तत्कालीन कारण की ओर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप सोचिए दोस्तों कि अगर किसी भी तरह का विद्रोह प्रारंभ होता है, मान लीजिए हम आपसे कोई विद्रोह किए, तो हमारे और आपके तत्कालीन कारण होंगे। जो भी वर्तमान में कारण है उसके वजह से तो विद्रोह होंगे, लेकिन इससे पूर्व भी कहीं ना कहीं हमारे मन में आपके प्रति रोष उत्पन्न हुआ होगा, जो कि आगे चलकर विद्रोह का कारण बना। तो उसके पहले जो कारण थे उन कारणों को भी आपको लिखना है, और उन कारणों को आप जो है 3-4 कॉलम में वर्गीकरण करके लिखिए। जैसे कि आप सामाजिक कारण लिखें, राजनीतिक कारण लिखें, आर्थिक कारण लिखें, धार्मिक कारण लिखें, फिर लास्ट में जा कर के आप तत्कालीन कारण लिखें।
अब बात करते हैं हम जैसे कि राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में अंग्रेज़ों द्वारा जो है कई सारे राजनीतिक नीतियाँ लाई गई। जैसे कि आप बात करें विलय की नीति, तो विलय की नीति के द्वारा क्या किया गया कि जो भी देसी रजवाड़े के क्षेत्र थे उनको क्या किया गया, अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया, यानी ब्रिटिश सरकार जो अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। तो इससे भी एक प्रकार की जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनमें रोष की भावना उत्पन्न हुई। दूसरा क्या हुआ कि जो उस समय हमारे प्रतिनिधित्व थे, यानी कह सकते थे जो हमारे शासक वर्ग के नेता थे, जो राजा थे, उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाने लगा। तो आप सोचिए कि यदि आपके घर के जो पेरेंट्स हैं, जो मेन सदस्य, जो गार्जियन है, उनके प्रति यदि कोई गलत व्यवहार करे तो बाकी सदस्यों के मन में उनके प्रति क्या होगा, रोष उत्पन्न होगा, गुस्सा होंगे, और वही जो क्या करेंगे, विद्रोह उत्पन्न करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे प्रतिनिधि होते थे, यानी जो राजा होते थे, उनको क्या किया जाने लगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपमान किया जाने लगा। तो बाकी जो उनके सिपाही थे या जो उनके संरक्षक थे, उनमें भी अंग्रेज़ों के प्रति जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, और यह जो है क्या बना, विद्रोह का कारण बना। तो इस तरीके से आप 3-4 कोटेशन जो है इसमें 3-4 कंटेंट शामिल कर सकते हैं। दूसरा आप बात करें जैसे आर्थिक कारण, तो अंग्रेज़ों के द्वारा आप सभी जानते हैं कई सारे आर्थिक नीतियाँ लाई गई। जैसे आप बात करें कि 3 तरह की भू राजस्व नीतियाँ लाई गई, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। तो ये सारी नीतियों के एवज में अंग्रेज़ क्या करने लगे, अधिक से अधिक लगान की वसूली करने लगे, ठीक है। और अधिक से अधिक लगान जब वसूली करने लगे तो जो भारतीय किसान थे, जो भारतीय लोग थे, वो आर्थिक शोषणकारी नीतियों के चंगुल में फंसते गए, और धीरे धीरे वो अंग्रेज़ों के शोषणकारी नीतियों से परेशान होकर, प्रभावित होकर के वो विद्रोह करना जो है वो प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की नीतियों का भी वर्णन आप आर्थिक नीतियों में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई सारी जैसे उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके के आप नीति का वर्णन कर सकते हैं। तीसरा आप आइएगा धार्मिक नीति में। धार्मिक नीति में क्या किया गया कि अंग्रेज़ जो है वह कई सारे धार्मिक कार्यों पर ही प्रतिबंध लगा के रखा था। जैसे कि आप माथे पर तिलक लगाना, हिंदू लोग जो हैं वह पगड़ी धारण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी जो है धार्मिक नीतियाँ भी थी जो अंग्रेज़ों द्वारा मतलब बंद कर दिया गया। तो इससे भी भारतीय लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष करने लगे कि उन्हें ऐसा मन में डर आ गया कि कहीं अंग्रेज़ जो है हमारे धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना करे और उन्हें धीरे धीरे कहीं ईसाई धर्म में ना परिवर्तित कर दे। तो उन्हें इस तरीके से भय उत्पन्न हुआ कि अंग्रेज़ जो है हमें धीरे धीरे ईसाई धर्म की ओर बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से उनको अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की भावना पैदा हुई और विद्रोह का कारण बना। तो ये आप जो है धार्मिक कारण में ऐड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे कि राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण। कई सारे सामाजिक कारण भी इसमें शामिल थे। सामाजिक कारण में क्या शामिल था, जैसे कि आप अंग्रेज़ों द्वारा कई कार्य अच्छे किए गए। सामाजिक दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे कार्य अच्छे भी किए गए, जैसे सती प्रथा को बैन किया गया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया, बाल विवाह बंद किया गया, शिशु हत्या बंद किया गया। तो ये कई सारे अच्छे कार्य करने के बावजूद जो कुछ वर्ग के जो लोग थे उनमें ऐसी मान्यता थी कि अंग्रेज़ जो है उनकी संस्कृतियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यानी वह जो अंग्रेज़ों द्वारा ये जो सामाजिक नीतियाँ बंद की गई थी, जो ये कुप्रथा था, इनको जो बंद किया गया था, वह उन्हें अपनी अवहेलना के रूप में लिए और ये भी विद्रोह का एक कारण बना। तो ये हमारा था सामाजिक कारण। फिर हम लास्ट में लिखेंगे तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण में आप सभी जानते हैं कि जो पुराने बेस ब्राउन के राइफ़ल थे उनके स्थान पर नए एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग किया गया। सैनिकों के बीच में यह अफवाह फैली गई कि कारतूस में जो है चर्बी वाली शुगर की गाय और शुगर की जो है कारतूस मिलाया गया है, जिससे भारतीय सैनिक और मुसलमान सैनिक जो थे उनमें यह भावना उत्पन्न हुई कि उनके इस कारतूसों को प्रयोग से उनके धर्म को आहत पहुंचेगा, और यही धीरे धीरे जो है वो विद्रोह का प्रमुख यानी कि तत्कालीन कारण बना। तो इस तरीके से आप कारण को जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखे। फिर आप लास्ट में लिखेंगे इसी प्रकार से उपयुक्त कारणों के बावजूद जो है 10 मई 1857 को मेरठ से जो है 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है, और इसके मूल नायक जो थे वो मंगल पांडे थे। वहाँ से
1857 के विद्रोह प्रारंभ होता है। धीरे धीरे वे सैनिक जो है 25 जुलाई 1857 को पटना के दानापुर पहुंचते हैं। फिर दानापुर रेजिमेंट के सैनिक वहां पे साथ होते हैं और फिर 25 जुलाई 1857 को ही वह आरा पहुंचते हैं। और आरा में जो उस समय जो जमींदार थे या फिर वहाँ के राजा शासक कह सकते हैं, जो हमारे वीर कुंवर सिंह थे, उन्हें वह अपना नेता के रूप में चुनते हैं और वहीं से वीर कुंवर सिंह की भूमिका 1857 के विद्रोह में प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद आप वीर कुंवर सिंह की भूमिका पर प्रकाश डालिएगा कि किस तरह उन्होंने सैनिकों के साथ मिल करके आरा को स्वतंत्र करवाया। फिर आरा को स्वतंत्र करवाने के बाद फिर वह अंग्रेज़ों द्वारा पुनः आक्रमण होता है। फिर अंग्रेज़ों द्वारा आरा को अपने अधीन में कर लिया जाता है। फिर कुंवर सिंह जो है भाग करके लखनऊ पहुंचते हैं, कानपुर पहुंचते हैं। फिर वहां पे नाना साहब से मिलते हैं। नाना साहब के साथ मिल करके फिर कानपुर की लड़ाइयाँ करते हैं, फिर कानपुर में विजय हासिल प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से जो कुंवर सिंह की भूमिका रही है। फिर उधर से लौटते समय उनकी जो युद्ध होता है वो कैप्टन ली ग्रांट से होता है और कैप्टन ली ग्रांट से युद्ध करते समय वो घायल होते हैं। घायल होने के बाद अपनी हाथ जो है गंगा नदी में प्रभावित कर देते हैं और घायल होने की अवस्था में ही वो आरा पहुंचते हैं। फिर आरा में भी उन्होंने विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद घायल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से आप उनकी भूमिका पर भी प्रकाश डालिएगा। लास्ट में आप एक छोटा अच्छे खासा निष्कर्ष लिखिएगा कि इस प्रकार से 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका अग्रणी है और उनकी इस सराहनीय कार्य, उनकी इन जो वीरांगना नीति है, उनको कभी भी हमारे बिहार का इतिहास या भारतीय इतिहास भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। काफ़ी 80 वर्ष की अवस्था में जिस तरह से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो शायद ही ऐसा कोई उस समय नेता हुआ होगा विद्रोह का जो इस तरीके से साहस और दृढ़ता की पहचान देते हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करें और उसमें जो आपको लगे अच्छे अच्छे कंटेंट डालें, बेफालतू बातों को ना लिखें। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट जो है पीटी वाले फैक्ट को भी लिखे हैं, तो उस चीज़ को नहीं लिखें। जो आपसे प्रश्न में डिमांड किया जाए उतना ही लिखें। जैसे कि आपको बाबू 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका पूछा है, तो आप सिर्फ उस समय की घटना का वर्णन करें जब से वो 1857 के विद्रोह में मतलब भाग लिए, उसी समय से करें। ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट उनके जन्म भी लिखे कि वीर कुंवर सिंह का जन्म यहाँ हुआ था, आरा में हुआ था, ये उनके पापा के नाम थे, उनकी मम्मी के नाम थे। ये सब घटनाओं का वर्णन आप नहीं करें। आपसे प्रश्न में से पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, तो आप वहीं से लेकर के चले कि उनकी भूमिका कहाँ से प्रारंभ होती है 1857 की क्रांति में और उनकी मृत्यु तक उनकी भूमिका रहती है। तो यानी कि उनकी भाग 1857 के नेतृत्व से उनकी मृत्यु तक की जो घटनाएं हैं उनको शामिल करें और फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखें और अपने आंसर को समाप्त करें। तो ये था कल के प्रश्न का थोड़ी सी विश्लेषण, चूँकि मैं इसे आपको और अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं शायद मंगलवार या बुधवार को पटना पहुँच जाऊँगा, तो मैं फिर से आपको वीडियो के माध्यम से इस पे आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि 65वीं मेंस में भी डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछ लिए गए थे कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे 1857 की असफलताओं के क्या कारण थे, या फिर 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है क्यों, या फिर 1857 के विद्रोह की स्वरूप क्या था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है मेंस के दृष्टिकोण से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे और भी अच्छे तरीके से पढ़ें और भी अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करें और कंटेंट वाइज लिखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले प्रश्न में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, राइटिंग करते रहें और अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। मेरी यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप जितना लिखेंगे आपके राइटिंग में उतना ही निखार आएगा। नहीं लिखेंगे, लिखने में काम चोरी करेंगे, तो आप एक अच्छे राइटिंग नहीं लिख पाइएगा। तो अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें और कम समय में थोड़ी स्पीड के साथ लिखने का प्रयास करें और आपकी लिखावट जो हो वो थोड़ा स्पष्ट रूप से हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।